नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। Cross appeals and cross objections provide two different remedies for the same purpose. Purpose is same, but two different remedies. Since cross objections can be filed on the points on which that party could have preferred a cross appeal. उन्हीं points पर जिस पर cross appeal कर सकते थे, उन्हीं points को cross objection में ले सकते हैं। केस का नाम लिख लीजिए, एन जयराम रेड्डी वर्सेस रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। नेक्स्ट, इट में हाउएवर वी स्टेटेड दैट नो अपील लाइज अगेंस्ट ए मियर फाइंडिंग। यही बात मैं समझा रहा था, अगेन अभी आपको पढ़ रहा हूँ केवल आपको। नो अपील लाइज अगेंस्ट ए मियर फाइंडिंग बिकॉज दिस इज मियर फाइंडिंग, दिस इज नॉट डिक्री, दिस इज नॉट अपीलेबल ऑर्डर इफ सच फाइंडिंग डज नॉट अमाउंट टू डिक्री, बट इन दैट केस क्रॉस ऑब्जेक्शंस कैन बी फाइल्ड even against a finding which may not amount to decree. Explanation to Rule 22 Clause 1। ठीक है, अभी ये समझा है, केवल रीड किया आपके लिए मैंने। ये पन्ना लाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये देखना लाल ही है, लाल है, देख लेना अभी अपने बुक्स में लाल होना चाहिए, पन्ना लाल होना चाहिए। दिस इज पन्ना लाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। राइट टू फाइल क्रॉस ऑब्जेक्शन इज सब्सटेंटिव इन नेचर एंड नॉट मेरेली प्रोसीजरल। दिस कैन बी क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स कि राइट टू फाइल क्रॉस ऑब्जेक्शन इज सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल राइट। दिस इज योर सब्सटेंटिव राइट, either you get it or you don't get it. This is a substantive right. Next, against whom cross objections may be filed. This is against whom cross objections may be filed. Ordinarily cross objections may be filed only against the appellant. सही बात है, appellant has come, now you are responding to his appeal, तो cross objection can be filed against. But in exceptional cases, one respondent may file cross objections against the other respondents as well. Very, very technical line. Please highlight, please write P for prelims. Very important for you. See, one appellant, two respondents, है ना? तो it is a general law कि respondent will file cross objections against the appellant. But in some cases, if the case there are circumstances like that, in exceptional cases, one respondent may file cross objections against the other respondent as well. When the appeal by some of the parties cannot effectively be disposed of without opening the matter between the respondent inter se. देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, matter as between। See, basically
देखिए ऑर्डिनरीली क्रॉस ऑब्जेक्शंस में बी फाइल्ड अगेंस्ट ओनली अपीलेंट। बात समझ में आ गई? रेज हैंड प्लीज, ये तो समझ में आ रहा है सबको ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन एक्सेप्शनल केसेस क्या हो सकता है, वन रिस्पोंडेंट मे फाइल क्रॉस ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द अदर रिस्पोंडेंट। देखिए दो पार्टीज होती हैं केस में, अपीलेंट एंड रिस्पोंडेंट। तो ये जरूरी नहीं है कि ऑल रिस्पोंडेंट्स आर हैविंग सेम इंटरेस्ट। प्लेंटिफ हम सबके खिलाफ केस लेकर के आया। सपोज देयर इज ए केस, मैं एक केस सूट फाइल कर दूं एज ए प्लेंटिफ, आई फाइल एक सूट फॉर सर्टेन प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस दैट मिस्टर देवानंद, मरहूम देवानंद है ना, मिस्टर देवानंद गेव दिस प्रॉपर्टी इन ए विल में मुझे प्रॉपर्टी मिली है। आई ब्रॉट ए केस एंड द पोजेशन टाइटल, दिस इज सूट फॉर टाइटल एंड फॉर पोजेशन, कि मुझे देवानंद साहब के जो वारिसान हैं, जो बेटे बेटियां हैं, उनसे मुझे प्रॉपर्टी दिलाई जाए, बिकॉज वो अपने उन सभी जो उनके बेटे बेटियां दुखी थे, उन्होंने विल में मुझे प्रॉपर्टी दी है। तो आई एम ब्रिंगिंग ए सूट अगेंस्ट द लीगल हेयर्स ऑफ द मिस्टर देवानंद। प्लीज रेज हैंड, बात समझ में आ गई है? नाउ मैं ये केस जीत जाता हूँ, जीत गया ना। हु आर द रिस्पोंडेंट्स इन दिस केस? डिफेंडेंट्स कौन थे? देवानंद साहब का बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 2, बेटी, 3 रिस्पोंडेंट थे, R1, R2, R3। ऐसे समझिए इसको, मतलब वो केस जीत जाते हैं और मैं केस हार जाता हूँ, तो मैं अपील में आऊँगा। सूट मैं लेकर आया था एज ए प्लेंटिफ और मैं केस वो हार जाता हूँ, तो मैं अपील में आता हूँ। अब ना वो जो डिफेंडेंट थे D1, D2, D3, वो आपस में क्या हो गए? रिस्पोंडेंट हो गए, रिस्पोंडेंट 1, 2, 3 हो गए। क्योंकि केस उनके फेवर में गया था तो उनको अपील फाइल करने की कोई राइट था भी नहीं, ऐसे मान लीजिए अभी। अब इस केस को जब मैं अगर अपील फाइल कर रहा हूँ, नाउ दे वांट टू फाइल क्रॉस ऑब्जेक्शन। समझ में आता नहीं है ये? नाउ इस केस में क्वेश्चन ये है कि क्या R1, R2 के खिलाफ भी क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरे खिलाफ तो क्रॉस ऑब्जेक्शन ला ही सकते हैं एज अपीलेंट, बिकॉज इट इज ऑर्डिनरी रूल यही है कि रेस्पोंडेंट विल कैन फाइल द क्रॉस ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द अपीलेंट। बट नाउ इफ टू रिजॉल्व दिस कंट्रोवर्सी regarding who is the legally entitled to that property, if it is necessary to settle something between them also, R1 versus R2, because this is a dispute regarding the distribution of the assets of Mr. Devanand. So there are some disputes between them also, बेटा नंबर 1, 2, 3 और बेटी के बीच में, उनके बीच में भी डिस्प्यूट है। तो इफ इन सच केसेस, इफ दिस इज when the appeal of some of the parties cannot effectively disposed by without opening the matter as between the respondents, मेरी जो अपील है it cannot be disposed of without settling the dispute between the respondents as well, कि पहले उन भाई बहनों का झगड़ा निपटे तब मुझे प्रॉपर्टी मिले। समझ रहे हैं बात ये? तो to get relief, to give relief to the respondent, it is appellant, it is necessary that first of all dispute between the respondents should be resolved. तो ऐसे exceptional cases में ऐसा भी हो सकता है कि cross objections may be filed against the other respondents. I am the respondent, but I am filing cross objection against the other respondent as well. Please raise hand. तो बेटा नंबर 1 ये कह सकता है कि जनाब मुझे विल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे देवानंद साहब ने, फादर ने जो कर दिया ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं देनी थी, इसको देनी थी, बड़े भाई को देनी थी। जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी तो कब्जा इसका है, ये देगा। तो आई एम फाइलिंग क्रॉस ऑब्जेक्शन अगेंस्ट रेस्पोंडेंट नंबर 2 नाउ। ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं। समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये प्रीलिम्स में भी पूछेंगे आपसे, मेन से पूछ सकते हैं, और हो सकता है इंटरव्यू में अगर यहाँ तक पहुँच गए वो, तो एक ही क्वेश्चन का आंसर आपकी नैया पार करा सकता है कि क्रॉस ऑब्जेक्शन किसके फाइल, क्या ओनली अपीलेंट के विरुद्ध हो सकता है या रेस्पोंडेंट की। अगर आपने ढंग से जवाब दे दिया इस क्वेश्चन का तो ही विल वेरी हैप्पी इन दैट केस। ठीक है, बढ़े आगे। व्हेन क्रॉस ऑब्जेक्शन शुड बी फाइल्ड, कैन बी फाइल्ड, सो इट्स वेरी सिंपल। व्हेन क्रॉस ऑब्जेक्शन बी फाइल्ड, ओनली व्हेन एन अपील इज फाइल्ड। देखिए हम कब फाइल कर सकते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शंस?
say this, when an appeal is filed and when such appeal is admitted and notice is issued to the respondent. When your appeal is not admitted, your appeal is dismissed on that point, then what is the point of responding? So these are the three things. When appeal is filed, what is the word, Arushi? Filed, not admitted. Appeal is filed. Second, it is admitted and notice is issued to the respondent. You reply to this appeal. At this stage, क्रॉस ऑब्जेक्शंस में भी फाइल्ड. केस का नाम लिख लीजिए, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ. A stage of filing cross objections arises only when an appeal is admitted, not filed. And please be very careful in your prelims exam. Very careful. If the question is like this, cross objections may be filed, number 1, when appeal is filed. Very happy. Second line, when appeal is admitted. The answer is when appeal is admitted. And the court directs notice to be issued to the respondent. Simple सी बात है. तो primary objections or other objections, we will have to see whether the appeal is admitted or not. Appeal admitted, notice issued to the respondent, then respondent gets the right to filing cross objections. When he has to respond this, he can file the cross objection. Got it or not? So filing of cross objections, stage of filing cross objections comes after the appeal is admitted. Please raise hand अगर बात समझ आ रही हो तो. So no cross objections can be filed if no appeal is filed. है ना. नगमा ने कोई अपील फाइल ही नहीं की तो अहमद मियाँ को क्रॉस ऑब्जेक्शन करने का मौका ही नहीं मिलेगा. ठीक है. An appeal is filed but has not been admitted. Nagma filed an appeal but the appeal was not admitted. Mere posting of preliminary hearing of an appeal is not enough. If a hearing posted कि the matter must be heard on preliminary points, it will not give you right to file the cross objections. समझ में आई बात आपको? Next, so prior to service of notice of hearing appeal, सभी क्या? Prior to service of notice of hearing appeal, no cross objections would lie. तो all these points are also given to you in notes. समझा दिया मैंने आप लोगों को. Now we proceed to you come to 22 clause 4. Very important for you. Order 22 clause 4. Where in any case in which any respondent has under this rule filed a memorandum of objection. बात समझ में आ गई? Now appeal has been filed, memorandum of objection has been filed. You got it? Now the original appeal is withdrawn or is dismissed for default. इसको समझिए अब. Please see the slide. It is the rule 4. नगमा मैडम की अपील में आते हैं हम लोग. नगमा मैडम ने अपील की अगेंस्ट मिस्टर अहमद. सही है. Now Mr. Ahmed also has filed the cross objections. Got it? In the next hearing, Nagma madam did not appear. Appeal of the Nagma is dismissed for default. लेकिन अब जो अहमद मियाँ ने जो क्रॉस ऑब्जेक्शन लेके आए थे कि मुझे इन्होंने ये सब क्रॉस ऑब्जेक्शन के जो पॉइंट थे, नेस्ती कहा और ये जो बातें कही गई मेरे खिलाफ, इनके क्रॉस ऑब्जेक्शन का क्या होगा? अब जो जहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई थी अपील से, अपील इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट नाउ. गॉट इट? और अपील इज विड्रॉन. नगमा मैडम ने कहा कि छोड़िए मैं अपील वापस करती हूँ. तो व्हाट विल बी द फेट ऑफ द क्रॉस ऑब्जेक्शंस? whether those cross objections will be heard and decided by the court or not, because appeal has gone now. The answer lies in this rule 4. The objections so filed may nevertheless be heard and determined. It is not dependent upon the continuation of the appeal. If the appeal is withdrawn or it is dismissed for default, even in that case cross objections can be heard and determined. It is same thing like as in the case of set-off for counter claim. प्लेन डिसमिस हो गई, भले ही आपका सूट डिसमिस हो गया, लेकिन काउंटर क्लेम डिसाइड करेंगे फिर भी वो. सेम थिंग इज हेयर. प्लीज रेज हैंड, बात समझ में आई थी. तो इट मीन्स
डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट और विड्रॉल्स, यानी कि जो फेट है अपील का उस पर डिपेंडेंट नहीं है. द फेट ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द continuation of the appeal. If the appeal is for any reason discontinued, whether it is withdrawn or dismissed for default, even in that case your case of cross objection will be decided. Okay. So this is next important point for you, where the respondent had filed cross objections, even if the original appeal is withdrawn or dismissed for default, they will be heard and decided on merits. बस मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो देखिए, गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ मैं आपसे चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है तो ये आप अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिए. इतनी हेल्प कीजिए कि ये जो वीडियोज है जन जन तक पहुंचे और इन वीडियोज का लाभ सभी को मिले. फ्री कोचिंग, क्वालिटी कोचिंग, इससे बढ़िया कोचिंग किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगी नहीं. तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिएगा तो हमारा मोटिवेशन बनेगा. कमेंट कर देंगे अच्छा से तो बहुत अच्छी बात है आपकी. थैंक यू वेरी मच.